एंड वेलकम टू दिव्या एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का लेक्चर नंबर 1 कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम बात करेंगे सबसे पहली कि बहुत सारी संघर्ष और स्ट्रगल के बाद फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल जाती है ब्रिटिश राजा से। किससे? ब्रिटिश राजा से। कब मिलती है? 15 अगस्त 1947। एक नया देश और डिवाइडेड देश कौन सा? जिसका नाम है पाकिस्तान। भाई साहब, इसका नाम क्या है बच्चों? पाकिस्तान। इंडिया से ही बना है। ये कहाँ से बना है? इंडिया से। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थी इंडिया के सामने, दरवाजे के सामने। क्या थी? बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज बन रहे थे, यानी देश छोड़ के भाग रहे थे इस क्रांतिकारी का। यानी जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी सारे बहुत सारे लोग थे, रेफ्यूजीज बन रहे, यानी अपने घर को सर छोड़ रहे थे। क्लियर हो रहा है बातें? तो फिर नीचे चलते हैं। एक नया पॉलिटिकल सिचुएशन को, एक नया नेशन बना, एक नया नेशन बना। बनने के बाद उसके अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी बनाया गया जो उम्मीद से थोड़ा सा अच्छा था। यानी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ गया था। ठीक। और पॉपुलेशन तो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गई थी। देखिए 1947 में बहुत डिवाइडेड चीज़ें हुई थी। हाई कास्ट और लोअर कास्ट का एक भाई ट्रेंड चला था। भाई हम ऊपर जाति तुम लोअर जाति। इसके अंदर समाज को डिवाइड कर दिया था कुछ लोगों ने कि हम अपर कास्ट और तुम लोअर कास्ट। और कहाँ पर? तो कम्युनिटी के बीच में भी हो रहा था। कहीं पर लोग मेजोरिटी आ रहे थे सर, तो कहीं पर कम्युनिटी माइनॉरिटी भी थी सर। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम होनी ही थी सर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो होनी ही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ये की गई। तभी इस संघर्ष वाले सिचुएशन में कुछ भले लोग भी हमको देखने को मिले जो लोगों की भलाई कर रहे थे। उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते थे। हमने किन लोगों को देखा? हमने फार्मर्स को देखा जो पूरी तरह से, हमने उन फार्मर्स को देखा जो कि, और पीजेंट्स को देखा जो कि पूरी तरह से मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। इरिगेशन फैसिलिटी पुअर थी। क्या थी सर? पुअर थी। अच्छा ठीक है सर, पुअर थी। फिर बात करेंगे जो धीरे धीरे मासेस प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। देखिए जो न्यू नेशन बना था पाकिस्तान, PAK, तो वहाँ पर क्या होने लगी? मासेस में लोगों के मास के अंदर पॉवर्टी आने लगी, गरीबी आने लगी, जिससे वहाँ की सरकार ने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्टिविटी लाएंगे एग्रीकल्चर में, और जॉब्स के अंदर न्यू जॉब्स लाएंगे। बेसिकली वो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बढ़ाना चाहते थे। और इंडस्ट्रीज एरिया में यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या करना चाहते थे? जॉब्स लगाना चाहते थे लोगों में। जॉब्स, क्लियर है? जॉब्स। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, यानी यूनिटी और डेवलपमेंट एक तरफ चलने लगी, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे, यानी लड़ाइयाँ होने लगी हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ। उसी समय लिखा जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लिखा जाता है मेरे यार। क्या लिखा जाता है? संविधान लिखा जाता है। एक संविधान को लिखाया जाता है। क्या लिखा जाता है? एक संविधान लिखा जाता है। ये संविधान कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज रखता है, कुछ पावर रखता है गवर्नमेंट की, और कुछ राइट्स रखता है सिटीजन्स का। ये हमारा सुप्रीम लॉ। याद रखना कौन सा चीज़ हमारा सुप्रीम लॉ है? हमारा दोस्त सुप्रीम लॉ है हमारा संविधान। हमारा संविधान ही हमारा सुप्रीम लॉ है, जहाँ पर कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़, हमारे कुछ हक की वाले चीज़ें, यानी हमारे राइट्स, हमारी हर वो पॉलिटिकल वैल्यू जिसमें गवर्नमेंट चलेगी, और कुछ रूल्स और रेगुलेशन जिसमें कंट्री को रन किया था। कुछ रूल्स और रेगुलेशन थी जिसमें कंट्री क्या करेगी? चलेगी, उसी के आधार पर चलेगी। ठीक। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मीटिंग्स हुए थे ना, वो दिल्ली में ही किए गए थे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान से लिए जो भी सारे जुड़ाव किए गए थे, यानी जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। इंडिया के हर स्टेट से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे। और हमारा संविधान बनकर कब रेडी हो गया था? हमारा संविधान बनकर 26 जनवरी 1950s में रेडी हो गया था। एक मेन अडॉप्टेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या था उसका नाम? कि उसका नाम था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था, जहाँ पर ये रखा गया था कि इसका ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी भारतीय 21 साल से ज़्यादा वर्ष के हैं वो नेशनल वोट यानी इलेक्शन में वोट देने के लिए क्या है?
क्वालिफाइड हैं, जो कि एक रिवोल्यूशन स्टेट है, यानी एक क्रांतिकारी स्टेप था हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ इंडिया में कभी हुआ नहीं था। तो बेसिकली UAF यानी यूनिवर्सल आर्डर फ्रेंचाइज इंडियंस को जो 21 प्लस है, है, अभी तो इसे चेंज करके 18 प्लस रख दिया, इसे अभी 18 प्लस रखा गया। आप 18 साल से ज़्यादा हो जाओगे तो क्या होगा, आप वोट दे दो। बट पहले ये 21 था, अब ये 18 हो गया है। अभी 21 पहले था, अब 18 हो गया है, याद रखना। इसे इसीलिए रखा गया था, जो भी 21 वर्ष आपके बुक के अनुसार जाएंगे तो 21 वर्ष से ज़्यादा जो भारतीय हो जाएंगे उन्हें वोट दिया जाएगा। वो नेशनल लेवल में दे सकते हैं, स्टेट लेवल में दे सकते हैं। बट अब करंटली ये क्या है, करंटली 18 हो गया है। ठीक, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है कि वो क्या प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है एक ही चीज़, वो है इक्वालिटी। याद रखना, ये गारंटी है कि लॉ के पहले आपको ही देखा जाए, राइट्स ऑफ द पीपल्स आर बिफोर द लॉ। यानी आप बोलोगे सर लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पीपल्स यानी सिटीजन, तो सिटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लॉ, तो मैं बोलूँगा सिटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक देश के लिए एक सिटीजन सबसे ज़्यादा, नागरिक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर नागरिक ही उस देश में नहीं है तो लॉ का क्या काम ना। इनके लॉ किसके लिए बन रहे हैं, इन्हीं के लिए बन रहे हैं कि नहीं। लॉ, ये जो लॉ वाली चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लॉ वाली जो चीज़ है ये किसके लिए बन, इनके लिए बन रही है। तो देखिए ये क्या इस प्रकार से इक्वल जुड़े हुए हैं, कौन, ये सिटीजन्स एंड द लॉज। सिटीजन है तो लॉ बनेगा, और लॉ किस लिए बन रहा है, इनके लिए बन रहा है, तो इसीलिए है। क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड फीचर है कि सभी जाति, सभी रिलीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना सेकेंड फीचर में रखा है कि सभी को इक्वल मिलता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी रिलीजन्स का हो। थर्ड फीचर ये है कि सभी को प्रिविलेज मिलेगी, सभी लोगों को स्पेशल प्रिविलेज, यानी कुछ अपने हक की चीज़ें मिलेगी, सभी के पास अपना प्रिविलेज होगा, सभी अमीर रह पाएंगे। और सभी को, पुअरेस्ट के लिए भी जो ज़्यादा डिसएडवांटेज जिन्हें मिल रहा है उनको भी सभी चीज़ें मिल जाएगी, सभी को प्रिविलेजेस मिल पाएंगे। अनटचेबल, छुआछूत को पूरी तरह से देश से निकाल दिया गया। और लोगों को जो हायर कास्ट पीपल्स, पहले क्या सिर्फ तो मंदिरों में सिर्फ जो हायर कास्ट पीपल है उन्हें सिर्फ अलाउ किया था, जो लोअर कास्ट पीपल को अलाउ नहीं किया जा रहा था, बट अब उन्हें भी अलाउ किया गया। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री आंदोलन मूवमेंट को चालू करने के बाद टेम्पल्स को खोल दिया गया जो लोअर कास्ट पीपल्स के लिए। यानी फिर पहले क्या था, हायर कास्ट जा रहे थे, लोअर कास्ट नहीं जा रहे थे, तब उनको भी क्या कर दिया गया कि अलाउ कर दिया गया, आप भी मंदिर के अंदर जा सकते हो। जो अनटचेबल्स को यहाँ पर हरिजन भी कहा जाता है। हरिजन यानी द पीपल्स ऑफ गॉड्स। जो अनटचेबल, जो लोग छुआछूत से पीड़ित थे, उन्हें क्या कहा, द गॉड्स ऑफ द पीपल, द पीपल्स फ्रॉम गॉड्स यानी हरिजन्स, हरि के जन। हरि यानी भगवान, भगवान विष्णु, और जन यानी इंसान, भगवान के लोग। ठीक, एलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल, तो पहले के जो अनटचेबल्स थे, जो छुआछूत थे, जो पीड़ित थे जो लोग, और जो आदिवासी थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उनको भी अपने सीट्स मिलने लगे पार्लियामेंट के अंदर। यानी उनको भी गारंटेड कर दे कि आपका भी हक है इस देश के अंदर, सीट्स के अंदर, जॉब्स के अंदर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें हम किन्हीं लोगों को देंगे और कुछ चीज़ को सिर्फ यही गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को प्लान करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को प्लान करेगा। उन्होंने अपने पोजीशन को डिसाइड करना चाहा और उसी तरह से वो इस चीज़ को क्या फॉलो कर सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये करता है कि डिस्कस कर रहा है किसको कितना पावर देना चाहिए, किसको कौन सा काम देना चाहिए, इस चीज़ को भी देखा गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक किया कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, यानी सेंटर के पास जितना पावर, स्टेट के पास उतना पावर। इसीलिए कुछ लिस्ट बनाई गई। क्या लिस्ट बनाई गई? 3 लिस्ट बने, कंकरेंट, स्टेट और यूनियन। यूनियन के अंदर क्या क्या आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है डिफेंस, हमारा कंट्री का टैक्स सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, फॉरेन सिस्टम, जिसका रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। स्टेट यानी स्टेट का रेस्पॉन्सिबल, जहाँ पर एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल स्टेट के नाम में आएगा। कंकरेंट लिस्ट क्या आएगा? फॉरेन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर्स, ये सारी चीज़ें आएगा कंकरेंट में, जिनको दोनों को देखना पड़ेगा, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ लेंगे। बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी आज डिजाइन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी अदर पर्पज। बेसिकली आज तक इंडिया की बात अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया में आज तक कोई भी हमारा
नेशनल लैंग्वेज नहीं, इंडिया के पास अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप यानी अगर हम किसी की चीज़ को नेशनल लैंग्वेज बना दे तो उसी में सभी चीज़ प्रयोग की जाएगी। अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो जाए तो साउथ वाले लोगों को बहुत तकलीफ होता है, बहुत 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 तकलीफ होता है हिंदी बोलने में। तो इसलिए हिंदी को आज तक नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा। अगर इंग्लिश वहाँ पर अगर क्या होता है नेशनल लैंग्वेज हो जाता है तो जो सिर्फ साउथ को छोड़ के ऊपर वाले एरिया उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे तो समझेंगे क्या चीज़ों को, तो इसलिए इंग्लिश में नहीं बन पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हिंदी हमारे भारत देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, और इंग्लिश को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, कोर्ट्स में, सर्विस में, कम्युनिकेशन में बात की जाती है किसी भी स्टेट या फिर अदर चीज़ों में। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है हमारे चेयरमैन कहा जाता है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का। हमारे ड्राफ्ट कम्युनिटी जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाने के लिए, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो इसलिए उन्हें कहा था है पिताजी और भारत, पिता कहा जाता है उन्हें भारत संविधान का, यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो भाई साहब, तो दोस्तों और तो छात्रों, तो स्टेट्स किसे बनता है सर? स्टेट्स किसे बना? देखिए, स्टेट्स को हम 3 चीज़ों में बना सकते हैं। हम स्टेट को 3 चीज़ों में बना सकते हैं। 1920s में 3 चीज़ों के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड कर दिया और उसे रिकॉग्नाइज कर दिया रीजनल ब्रांच के हिसाब। 1920 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड कर दिया गया और क्रिएशन किया गया किसके बेसिस पर? लिंग्विस्टिक। जब आप क्लास 10 में चले जाओगे तो आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। पहला लैंग्वेज के बेसिस पर, दूसरा लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, दूसरा स्टेट और सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पर। ये क्लास 10 की बातें पढ़ेंगे, क्लास 10 में पढ़ेंगे, सिविक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ओके, देखिए, जो नेहरू थे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम क्या है सर? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लहू मनुष्य भारत के, जो कि इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अगेंस्ट थे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी क्या? हम किसी स्टेट को उसके किस पर बेसिस पर करेंगे? हम किसी स्टेट को उसके लैंग्वेज को, देखिए लैंग्वेज यानी क्या होता है? मान लीजिए तमिलनाडु का नाम कैसे होगा? देखिए, तमिल ज़्यादा लोग वहाँ पर बोल रहे हैं इसलिए उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। ओडिशा, वहाँ पर ज़्यादा लोग ओडिया भाषा को वहाँ पर ज़्यादा लोग बोले तो उसका नाम ओडिशा हो गया, है कि नहीं? और जैसे कि आसाम में आसामी भाषा को ज़्यादा लोग बोले तो उसका नाम आसाम हो गया, है कि नहीं? और वैसे गुजरात के अंदर लोग गुजराती ज़्यादा बोले तो उनका नाम गुजरात हो गया। उसी प्रकार से अब लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? किसी की स्टेट को उसके कल्चर, उसके हेरिटेज, इनके बेसिस पर डिवाइड करें। जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं सर? इन दोनों के नाम सेम है, बट ये अलग क्यों है? इसीलिए है कि इन दोनों का कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। ये थोड़ा सा हमारा यूपी, हमारा प्लेन एरिया है सर, समांतर एरिया है, और हमारा जो यूके क्या है? यूके हमारा यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया, थोड़ा पर्वतीय स्थल है, तो इसलिए इनको अलग कर दिया गया। इनका जो टॉपोग्राफी क्या है? अलग है, इनका टॉपोग्राफी अलग है, तो टॉपोग्राफी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। फिर एक स्टोरी आती है, अक्टूबर 1952 में एक वेटरानी गांधीयन नेम्ड थे जिनका नाम पोती श्रीरामल्लू, जो कि एक हंगर स्ट्राइक में चले गए थे, यानी बिना खाए भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, उसमें चले गए थे अरुणाचल की डिमांड के लिए, आंध्र प्रदेश की डिमांड के लिए उन्होंने डिमांड की थी हंगर स्ट्राइक जाकर, यानी भूख हड़ताल कर, जो कि प्रोटेक्ट करता था तेलुगु स्पीकिंग पीपुल के। देखिए, तमिलनाडु में भाई तमिल लोग रहे, केरला में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़। उसी प्रकार तेलुगु लोग कहाँ जाएंगे? तेलुगु लोग ज़्यादा कहाँ पर थे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश किसी स्टेट के साथ मिला हुआ था, तो वहीं पर पोती श्रीरामल्लू ने डिमांड किया कि हंगर स्ट्राइक में जाकर क्या डिमांड किया? यह डिमांड किया कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, एक नया स्टेट चाहिए, और जो कि प्रोटेक्ट करता है किनके इंटरेस्ट? वो किनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते? तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स। जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 15 दिसंबर 1952
50 साल तक वो फास्ट में रहे, यानी 50 डेज के लिए उन्होंने खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है पोती सिरामल्लू का। और उनकी जो डेथ हुई थी वो कैसी हो गई, उनकी डेथ लीड टू द वायलेंस ऑल ओवर द स्टेट, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फोर्स हो, जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक हड़ताल मच गया पूरे स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में कि आप उनके फोर्स को उनके जो डिमांड था उनको फोर्सफुली पूरा करिए। तो फाइनली 1 अक्टूबर 1953 के दिन आंध्र प्रदेश क्रिएट हो जाता है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ऑल्सो डिमांड सेपरेट स्टेट्स, ऑल्सो स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन को फॉर्म किया गया था 1956 के अंदर। ये क्लास 10 में आपको ही मिलेगा फेडरलिज्म के चैप्टर के अंदर, फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर क्लास 10 में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों में बताया गया है। तो आप याद रख सकते अक्टूबर के दिन 1952 में क्या हुआ था कि एक पोती सिरामल्लू गांधीयन वेटरानी लोग थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश की क्या की थी, चाही थी डिमांड, जिसकी वजह से फिर उनको 50 दिन बाद उनकी मृत्यु होने का डिमांड फोर्सफुली हुआ और फाइनली 1 अक्टूबर 1953 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है। आंध्र प्रदेश बन जाता है 1953 में बन जाए, ओके 1953। और आंध्र प्रदेश के होने के बाद ऐसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थे जहाँ पर हम कल्चर के बेसिस पर, हेरिटेज के बेसिस पर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर, देखिए लैंग्विस्टिक यानी बहुत सारे अर्थ में हो सकता है। देखिए हम लैंग्वेज बोले तो सिर्फ भाषा, बट लिंग्विस्टिक बोले तो भाषा भी उसके अंदर आता है, संस्कृति भी आती है, सभी चीज़ें आती है, स्थल भी आता है, किस प्रकार से माउंटेन है, किस प्रकार का स्तर है, यानी टोपोग्राफी कैसा है। इसलिए तो स्टेट SRC स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था 1956 में। इसके 3 साल बाद, किसके 3 साल बाद, आंध्र प्रदेश के बनने। क्या डिमांड हुई थी, क्या क्या रिकमेंडेशन हुई थी, जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे उनको सेवरल स्टेट में टूट गए, वो सेवरल स्टेट के अंदर टूट गए। बॉम्बे को डिवाइड हो गया मराठीज में, गुजरात के अंदर, या मराठी यानी महाराष्ट्र में डिवाइड हो गया और बॉम्बे में डिवाइड हो गया, किसमें, गुजरात के अंदर, यानी गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे से स्प्लिट हो गए पिंगुलर स्टेट से। पंजाब डिवाइड हो गया पंजाब एंड हरियाणा में, पंजाबी लोग 2 भागों में डिवाइड हो गए, एक तो पंजाबी एक तो हरियाणवी, यानी हरियाणा और पंजाब में। इसके बाद कुछ प्लानिंग की गई हमारे डेवलपमेंट के लिए। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव था कि न्यू नेशन, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम कैसे भारतीय लोगों को, जो भारत के हमारे जो लोग थे उनको कैसे गवर्नमेंट चाहते थे उन्हें कैसे हम पॉवर्टी से बाहर लाएंगे और एक बहुत बढ़िया सी टेक्निकल चीज़ें बनाएंगे और इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 के बाद, तो इंडिया ने अपने मेन सेक्टर किसको रखा था, इंडस्ट्री सेक्टर को अपना मेन रखा था। इंडस्ट्री सेक्टर को भारत ग्रो करना चाहता था, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर तो चल रहा था, बट भारत ने प्राइम मूविंग फोर्स किसको रखा था, प्राइम मूविंग फोर्स, यानी अपना पहला मूविंग फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मूविंग फोर्स किस रखा था, इंडस्ट्री। बट चाइना के अंदर एग्रीकल्चर रखा गया था। क्लियर। तो इसी प्रकार से और कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ कि 1950s में क्या होता है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक प्लानिंग कमीशन टू हेल्प टू डिज़ाइन द एग्जीक्यूटिव सुइटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1950s में कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को सुइटेबली हैंडल करने के लिए कमीशन बनाई जाती है, और जिसको मिक्सेयो इकोनॉमिक के मॉडल पर बनाया जाता है। किसके इकोनॉमिक पर, मिक्सेयो इकोनॉमिक के मॉडल पर, मिक्स्ड इकोनॉमिक के अंदर बनाई जाती है, जहाँ पर पब्लिक भी आएगा प्राइवेट भी आएगा, यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट जहाँ पर आएगा, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक पर चीज़ें बनाई जाती है। हमारा एक प्लानिंग सिस्टम बनाया गया था जहाँ पर इकोनॉमिक हमारा मिक्स्ड था, और जहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को कोएग्जिस्ट करके चलेंगे। कैसे करके चलेंगे, कोएग्जिस्ट। तो ठीक है, हम आ जाते हैं फिर 1956 में, जब सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेटेड किया गया, यानी 5 ईयर्स प्लान। तो दूसरा जब सेकेंड 5 ईयर्स प्लान को फॉर्मुलेटेड किया जा रहा था, तब हेवी इंडस्ट्री को इंडिया में लाया गया, यानी सोचा कि 1956 के आसपास इंडिया के अंदर हेवी इंडस्ट्री बनाई गई। ऐसे इंडस्ट्री तो हेवी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डैम्स बना रहे, उन सेक्टर्स को बनाया गया, उनको स्टेट के कंट्रोल में ही रखा गया। यानी जिस स्टेट में जो भी हम आयरन एंड स्टील कंपनी बनाएंगे या फिर कोई भी रॉ मटेरियल की कंपनी बनाएंगे, तो उस स्टेट के कंट्रोल में वो रहेगा।
जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया, भिलाई स्टील प्लांट को बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट प्ले करता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भिलाई स्टील प्लांट को बनाया गया था छत्तीसगढ़ के। पहला स्टील प्लांट इंडिया का, यानी सबसे पहले डेवलपमेंट में आया था इंडिया का कौन सा स्टेट प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर द नेशन 60 ईयर्स ओन, नेशन में क्या होता है 60 ईयर्स ओन में क्या होता है? 15 अगस्त 2007 को 15 अगस्त में इंडिया सेलिब्रेट करता है अपने 60th एग्जिस्टेंट ऑफ ए फ्री नेशन। अपने आज़ादी को 60 ईयर हो गए थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को, उसको सेलिब्रेट करता है 15 अगस्त 2007 में। फिर 60 ईयर के बाद इंडिया को बहुत सारे अचीवमेंट मिलते हैं, कुछ फेलियर्स मिलते हैं। इंडिया को कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, कुछ फेलियर्स भी मिलती है। इंडिया अपने सक्सेस को बताता है 60 ईयर्स में, अपने सक्सेस ड्यूरिंग 60 ईयर्स में बताता है। वो यूनाइटेड है, वो एक साथ है, वो एकता है, ये डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश बना। यहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, हमारे इस भिन्न जाति के अंदर लोगों के अंदर एकता है। हमारा एक फ्री प्रेस है, हमारा एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, यानी हमारा जो मीडिया आप देख रहे हो न्यूज़ फ्यूज़, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, उसके ऊपर किसी के दबाव नहीं है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक स्वतंत्र कोर्ट है। हमारा जो जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र है, वो किसी के बोलने पर कोई चीज़ें नहीं करता है। फेल्यूर क्या है? अब भाई बढ़िया चीज़ें तो देख ली, हम यूनाइटेड हैं, हम डाइवर्सिटी, कुछ तो खराबी होगी, कुछ तो फेल्यूर्स होंगे। क्या फेल्यूर्स है? फेल्यूर ये है कि डीप डिवीज़न परसिस्ट, यानी बहुत डिवीज़न होने लगा कंट्री में, यानी रिच लोग कुछ हो गए, ज़्यादा हो गए, पुअर लोग बहुत बढ़ गए, यानी रिच और पुअर सेगमेंट थोड़ा सा होने लगा कंट्रीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिली। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अच्छी नहीं जा रही थी। अनटचेबल्स एंड दी दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो दलित से जो छुआछूत के लोगों थे उनके अंदर वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली। रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर क्लैश होने लगे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, और इन सभी के अंदर क्या होने लगे? क्लैश होने लगे धीरे धीरे। तो इन क्लैश होने के कारण धीरे धीरे क्या होने लगा? गल्फ होने लगा। क्या? द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वह बहुत दिनों के बाद रिच और पुअर वाली चीज़ों को भी हमको देखने को मिली। क्लियर है? रिच और पुअर वाली चीज़ें, ये डिवीज़न भी हमको देखने को मिली। आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।